हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियड, जिसमें हम जानेंगे कि गोरखाओं ने किस प्रकार उत्तराखंड पर शासन किया, कैसे उत्तराखंड को चंद और परमार राजाओं को हराकर कैसे उन्होंने उत्तराखंड पर अपने शासन की नींव डाली, और गोरखा जो शासन है उसको उत्तराखंड वाले बड़े ही दुख के साथ, बहुत दर्द के साथ उसे गोरख्यानी कहते हैं। तो क्यों ऐसा कहा जाता है, इससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो गोरखा जो शासक थे, ये आपके नेपाल के लोग हुआ करते थे। ये बहुत ही साहसी और लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे। देखो, इस पर लड़ाकू का मतलब वो वाला लड़ाकू नहीं है जैसे आप अपने पड़ोसी अगर बहुत लड़ता है तो आप उसे लड़ाकू कह देते हो। लड़ाकू मतलब वो लड़ने में बहुत ज्यादा सक्षम हुआ करते थे। ठीक है, आज भी जो गोरखा रेजिमेंट होती है वो काफी ज्यादा साहसी रेजिमेंट मानी जाती है। ठीक है, तो ये लड़ाकू और साहसी हुआ करते थे। 1790 में कुमाऊं और 1804 में गढ़वाल पर इन्होंने क्या किया था, अधिकार कर लिया था। तो 1790 ईस्वी में इन्होंने चंद्रवंश के राजा को हराकर, लास्ट वाले राजा को हराकर चंद्रवंश को अपने अधीन कर लिया और उस चंद्रवंश समाप्त हो गया और इन्होंने कुमाऊं में गोरखा शासन की नींव रखी। फिर कुछ समय बाद इन्होंने गढ़वाल पर भी क्या करा, अधिकार करने का प्रयास किया और 1804 में जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था प्रद्युम्न शाह के साथ, उसमें ये लोग अपने मंसूबे में सफल हुए। ठीक है, तो इसमें जो कुमाऊं का जो प्रथम सूबा, देखो सूबा मतलब कि सूबेदार, तो इनके गोरखा में उसे सूबा बोलते हैं। तो कुमाऊं का जो प्रथम सूबा हुआ वो हुआ आपका जोगमल्ल शाह। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को याद रखेंगे। ठीक है, सूबा क्या होता है, सूबा एक प्रकार का आपका सैन्य अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, और सूबा की सहायता के लिए आपका एक काजी होता था जिसे नायब सूबा कहते थे, और एक सैन्य अधिकारी भी हुआ करता था। ठीक है, सूबा या सूबेदार ऐसा समझ लो। सूबा क्या हो गया आपका, सूबेदार है, उसे ही सूबा कहा जाता है। इन गोरखा जो शासन है उसमें कुमाऊं और गढ़वाल पर जो गोरखाओं का शासन काल था, कुमाऊं पर लगभग 25 साल इन्होंने शासन किया और गढ़वाल पर इन्होंने 10.5 साल शासन किया। अब जब तक भी इनका शासन रहा, गोरखाओं का जो शासन था वो बहुत ही ज्यादा अत्याचारी शासन था। इनके जो रूल रेगुलेशन थे वो अगर आप कहो तो सिंपल थे, लेकिन वो सिंपल एज इट इज थे नहीं, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर थे। जैसे कि अगर किसी को निर्दोष भी साबित, अगर किसी को अपना गुनाह साबित करना है कि वो निर्दोष है, तो बड़े अजीब अजीब से उसके लिए वो हुआ करते थे, उसको साबित करने के बड़े अजीब अजीब से तरीके थे। जैसे कि मान लो अगर किसी ने कोई, मान लो पता करना है, दो व्यक्ति हैं, आपको डाउट है कि किसने वो कोई गुनाह किया है या वो बेगुनाह है, तो उनके बच्चों को नदी में डुबा देंगे या उनको ऐसे गर्म कढ़ाई में बोलेंगे हाथ डालो, अगर जिसके हाथ नहीं जले तो वो निर्दोष साबित हो गया, या जिसका बच्चा देर में डूबा या नहीं डूबा तो वो उसके उस बच्चे के जो पिता होंगे वो, या जो भी उसके माता पिता होंगे, वो निर्दोष साबित हो जाएंगे। तो इस प्रकार बेसिर पैर के इनके क्या थे, रूल रेगुलेशन थे, और बहुत ज्यादा इन्होंने अत्याचार किया किस पे, उत्तराखंड के लोगों पे, कुमाऊं गढ़वाल पे। जब तक इनका शासन रहा बहुत ज्यादा अत्याचार इन लोगों ने यहाँ की जनता पर किया। लोगों को दास बनाया, दास बनाकर उन्हें बेचा भी, बेचने से भी पीछे नहीं हटे ये लोग, और बहुत ज्यादा शोषण किया, दमन किया। दास प्रणाली, बेकार प्रणाली, फ्री में काम करवा लो और कोई पैसा नहीं दिया, और हर प्रकार का अन्याय जो हो सकता था वो किया गया इस समय में। तो उत्तराखंड की जो जनता थी वो इनके उससे बहुत ज्यादा त्रस्त थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। तो इसीलिए वो इस अत्याचारी शासन को गोरख्याणी भी कहा जाता है। ठीक है, कैसा शासन था उस समय का, गोरख्याणी या गोरख्याली नाम से उस शासन को उत्तराखंड के लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। तो चलिए, इसीलिए जब गोरखाओं का शासन हटा और अंग्रेजों का शासन आया, तो उस समय क्या हुआ कि अंग्रेजों का शासन यहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि जैसे कि तपती धूप में किसी ने छांव लगा दी। तो इन लोगों, तो उत्तराखंड की जनता को स्टार्टिंग में अंग्रेजों के शासन से कोई दिक्कत नहीं, उन्हें बहुत राहत महसूस हुई थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ जो स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट है यहाँ के लोगों का, वो बहुत लेट में स्टार्ट। तो गोरखा आक्रमण के समय जो चंद राज्य का राजा था वो था आपका महेंद्र चंद। महेंद्र चंद ने 1788 ईस्वी में हर्षदेव जोशी द्वारा मोहनचंद की हत्या कर देने पर वो क्या बना था, राजा बना था। तो हर्षदेव जोशी ने क्या करी, मोहनचंद की हत्या करवा दी, और उसके बाद जो महेंद्र चंद्र है वो क्या बन गया, राजा बन। फिर क्या हुआ, फिर इसको जो राजा महेंद्र चंद को राजा बनाने में जिसके चाचा हैं वो लाल सिंह का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। लाल सिंह ने हर्षदेव जोशी को चंद साम्राज्य से भगा दिया और भागकर हर्षदेव जोशी को पवार राज्य में शरण लेनी पड़ी, और वहां भी बहुत समय तक ये रह नहीं पाया। वहां के लोगों ने इसका विरोध किया और हर्षदेव जोशी को फिर वहां से भी जाना पड़ा।
ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि उनको उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी और फिर इस कारण वो कहाँ चले गए थे, आगे चलकर बरेली चले गए थे। बरेली के सूबेदार मिर्जा मेहंदी अली बेग थे, उसके बाद इन्होंने आश्रय लिया और उसके बाद भी हर्षदेव जोशी जब बरेली गए तो उसके बाद भी वो चाहते थे कि वो चंद साम्राज्य पर क्या करे, अधिकार कर ले। तो उसने अधिकार कर ले, वहां का राजा बन जाए। तो इसमें उसने गोरखा का जो राजा है उससे सहायता मांगी और गोरखा राजा रण बहादुर शाह क्या हुआ, उसकी सहायता के लिए आगे आया। उसने कहा अरे मैं सहायता करूंगा तुम्हारी, मैं बनाऊंगा तुम्हें राजा, ठीक है, हर्षदेव जोशी को। अब समझौता ये हुआ इन दोनों के बीच कि हर्षदेव जोशी की मदद करेगा गोरखा राजा और चंद राज्य को जीत के ये किसको दे देगा, हर्षदेव जोशी को दे देगा। लेकिन जैसे ये जीते वैसे उन्होंने क्या किया, हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया। हर्षदेव जोशी को क्या किया, बंदी बना लिया और किसी तरीके से हर्षदेव जोशी वहां से भागा और भागकर कहां पहुंचा, पवार राज्य में पहुंचा। ठीक है, और फिर पवार राज्य से भी उसे वहां से भगा दिया गया। फिर वो वहां भी बहुत दिनों तक नहीं रहा, वहां से भी उसे क्या करना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। और इस प्रकार क्या हुआ कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही राज्यों में क्या हो गया था, आपके गोरखाओं का राज्य हो गया था। अब गोरखा सेना का जब नेतृत्व, गोरखा की उस सेना का नेतृत्व उसने किया था जिसमें आपके थे चौतरिया बहादुर शाह, जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा, सुखवीर सिंह थापा। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, चंद साम्राज्य पर आक्रमण करा और वहां से महेंद्र चंद को भगा दिया। महेंद्र चंद और उसके चाचा ने क्या करा, तराई में भागकर शरण ले ली और इस प्रकार गोरखा सेना की मदद से हर्षदेव जोशी ने कहां पे अधिकार कर लिया, अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद जो गोरखा थे वो अपने वादे से मुकर गए और हर्षदेव जोशी को भी उन्होंने कैद कर लिया। किसी तरीके से हर्षदेव जोशी वहां से भागा और भागकर वो कहां पहुंचा, आपके पवार राज्य पहुंचा। वहां पर भी पवार राज्य में भी क्या हुआ, इसका विरोध किया गया लोगों द्वारा। फिर कुमाऊं में जब गोरखों का राज्य हो गया तो कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया जोग मल्ल शाह के नेतृत्व में 1791-92 में। गोरखे जो थे ये बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को मानते थे, मांस और मदिरा का सेवन किया करते थे। ये आपके दशहरा, जिसे दशाई बोलते थे इनकी लैंग्वेज में, दुर्गा पूजा, सभी त्योहार मनाते थे। इनकी जो राजभाषा थी वो गोरखाली थी और खुकरी हो गया, खांडा हो गया, छुरी, तलवार, भुजाली क्या हुआ करते थे, इनके प्रमुख हथियार थे। तो देखो, जब गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया तो ऐसा नहीं कि उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं करी। जब उन्होंने 1790 में उन्होंने कुमाऊं पर विजय प्राप्त करी, उसके बाद 1791 में उन्होंने पवार राज्य पर आक्रमण किया। तो पवार राज्य को पता था कि हाँ, ये जो गोरखा है वो अब हम पे ही आक्रमण करेंगे, हम ही बचे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहादुरी के साथ गोरखा सेना के साथ युद्ध किया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, और इसके बाद जो है गोरखा बहुत समय तक कोशिश करते रहे कि वो क्या कर सके, वहां पे पवार राज्य पर आक्रमण करे। और गोरखा सेनापति ने जब उन्होंने युद्ध किया और वो फिर लंगूरगढ़ से उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो गोरखा सेना ने जो प्रद्युम्न शाह था उस समय का पवार राजा, उसके साथ संधि कर ली कि तुम हमें क्या कर दो, तुम हमें पैसे दो, कुछ पैसे देना। प्रद्युम्न शाह ने सुनिश्चित किया कि हाँ, मैं तुम्हें इतने रुपए दे दूंगा, उसके बदले तुम मेरे राज्य पर आक्रमण नहीं करोगे। और जो गोरखा थे उन्होंने भी उस समय इस संधि को मान लिया, क्योंकि उन पर उस समय चाइना नहीं, तो वो वहां बिजी हो गए, तो उनके बीच क्या हुआ, एक संधि हो गई। तो इस प्रकार ये जो मामला था वो निपट गया। फिर क्या हुआ, फिर चीन और नेपाल के बीच में जो युद्ध था वो जब मामला निपटा तो उसके बाद गोरखा सेना ने क्या करा, गोरखा सेना ने कहा अब तो हम फ्री हो गए। अब उन्होंने दोबारा से पवार राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और इसी बीच क्या हुआ, पवार राज्य में बहुत ज्यादा आंतरिक जो गृह युद्ध चल रहा था, उनका अंदर की जो कूटनीतियां थी, जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उसके कारण पवार राज्य शक्तिहीन होने लग गया था। और इस स्थिति का सामना उठाकर गोरखों ने 1803 में क्या किया, गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर दिया। 1803 में उन्होंने जब गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने श्रीनगर पर अधिकार कर लिया। प्रद्युम्न शाह को श्रीनगर छोड़कर जाना पड़ा और प्रद्युम्न शाह श्रीनगर छोड़ के चला गया। उसके बाद उन्होंने अपने जितने भी हथियार थे, शस्त्र सब कुछ बेचे, अपना सिंहासन बेचा, उसको बेचकर उन्होंने एक सेना संगठित करी। और सेना संगठित करने के बाद फिर से 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में गोरखा सेना के बीच और प्रद्युम्न शाह के बीच आखिरी निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे बोलते हैं खुड़बुड़ा का युद्ध, क्योंकि खुड़बुड़ा के मैदान में हुआ था। और इस खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। और इस प्रकार गोरखों ने गढ़वाल राज्य पर भी क्या किया, गढ़वाल राज्य पर भी अपना अधिकार कर लिया 1804 ईस्वी में। खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद कुमाऊं और गढ़वाल का प्रशासन अमर सिंह थापा और रणजोर थापा को दे दिया गया और गढ़वाल में जो गोरखा के प्रशासक का कार्य है वो हस्तिदल शाह ने किया था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे।
इसके बाद गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह का जो पुत्र था सुदर्शन शाह, उसने अंग्रेजों से वार्तालाप करना प्रारंभ करा कि आप मेरे राज्य को क्या करो। अंग्रेजों की मदद से उसने कोशिश करी कि वो अपने राज्य को मुक्त करा ले, और उसने अंग्रेजों को आमंत्रित किया कि आप मेरी हेल्प करो। तो अंग्रेजों ने उसकी हेल्प करी। अक्टूबर 1814 में अंग्रेजी सेना ने गोरखों को पराजित कर दिया और 1815 में उन्होंने गढ़वाल को मुक्त करा लिया। और देहरादून पर क्या हुआ, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय जो हरसेवक दास थे वो गुरु रामराय दरबार के महंत थे। उसके बाद अप्रैल 1815 में कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डर ने अल्मोड़ा को, और 15 मई 1815 को जनरल ऑक्टरेनी ने मलावा के जो किला है उसको गोरखों से जीत लिया। और इस प्रकार 1815 तक उन्होंने क्या किया, कुमाऊं को भी गोरखों से मुक्त करा लिया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने 1814-1815 के आसपास गढ़वाल को और कुमाऊं को, दोनों को ही गोरखा के शासन से मुक्त करा लिया। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखों की हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य क्या हुई, फिर एक संधि हुई जिसको हम बोलते हैं संगोली की संधि। तो ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि संगोली की संधि कब हुई। तो संगोली की संधि हुई आपकी 2 दिसंबर 1815 को। ठीक है, ये एक संधि हुई। इस संधि के द्वारा इनके बीच एक संधि हुई कि अब जो गोरखा हैं वो क्या करेंगे, उत्तराखंड को छोड़ देंगे, वहां से चले जाएंगे। लेकिन नेपाल सरकार ने इस संधि को स्वीकार नहीं करा, और स्वीकार उन्होंने जब नहीं करा तो अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई कर ली, यानी वहां युद्ध किया और काठमांडू के पास सारे जो गोरखा थे उनको पराजित किया। और फिर 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने क्या करा, उन्हें संगोली की जो संधि है वो स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, और इस प्रकार उन्होंने जो भी उन्होंने कुमाऊं गढ़वाल था वो अंग्रेजों को सौंप दिया, और वो अपना उधर को चले गए, अपना नेपाल को चले गए। काली नदी के पार वाला जो एरिया है वहां उन्होंने अपने राज्य को समेट लिया, और कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र उन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो संगोली की संधि कब हुई थी पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान रखना, 2 दिसंबर 1815 को हुई। अब देखो, कुमाऊं में कई सारे जो गोरखा है वो उन्होंने सूबेदार का कार्य किया, जब तक 25 साल तक उन्होंने यहाँ शासन किया। तो कौन कौन से उनके सूबा हो गए, उनके आप नाम याद रख लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना तो कम है, बट फिर भी ध्यान रखना। जैसे कि पहला जो सूबेदार था उसका नाम याद रखना, पहला था जोगमल्ल शाह, इसने पहला भूमि बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, उसके बाद काजी नरसा आपका दूसरा सूबा था। उसके बाद अजब सिंह ख्वास था, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। एक ये याद रखना, बमशाह का नाम, बमशाह ने ब्राह्मणों पर कुसही कर लगाया था। ठीक है, कुसई नामक एक कर लगता था जो ब्राह्मण देते थे, ये लगाया था बमशाह ने, तो इसका नाम याद रखना। ठीक है, और अजब सिंह ख्वास है, ये 7वां सूबा है। इसने क्या करा, ब्राह्मणों से भी वेगार लेना शुरू कर दिया, और जब इसने ये नियम बनाया कि अब ब्राह्मण भी क्या देंगे, बेगार देंगे, तो इसने कहा कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए जो बोझ है वो उनके सिर पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण भी क्या देंगे, बेगार देंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, एक रुद्रवीर शाह भी ये देख लेना, रुद्रवीर शाह ने टनका नामक कर लगाया था। ठीक, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है आपका बमशाह और एक अजब सिंह ख्वास, ध्यान रखना, और पहला वाला तो आप याद रखोगे ही। अगला है गोरखा कालीन कर। तो कई बार ये टैक्स पूछ लिया जाता है कि ये टैक्स किस काल से संबंधित है या किस पर लगाया जाता था, तो इसको आपको सिंपली याद ही करना है। कुसई कर हो गया, अभी ब्राह्मणों पर लगाया जाता है, बमशाह के द्वारा लगाया गया था। पुगाड़ी या भूमि कर हो गया, ये सैनिकों के वेतन, इससे सैनिकों का वेतन दिया जाता था। टीका कर हो गया, ये विवाह के अवसर पर एक कर दिया जाता था। सायर कर जो था आपका सीमा चुंगीकार कर था। घरई या पिछई या मौकर कर, ये गृह कर का एक प्रकार था। हाउसिंग टैक्स था। सोनिया फागुन आपका एक कर हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था। तो ये जो गोरखा त्योहार जब आते थे तो उसके खर्च के लिए लिया जाता था कि अब गोरखा त्योहार है, फेस्टिवल है, तो खर्चा होगा, तो लाओ भाई जनता, सोनिया और फागुन कर दो। इसी प्रकार से पगड़ी या पगड़ी कर, जब संपत्ति का ट्रांसफर किया जाता था, तो प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस समय पगड़ी या पगड़ी कर लिया जाएगा। बली कर क्या थे, इसके बली कर हो गया आपका। उसी प्रकार सलामी होता था, सलामी आपका नजराना जो है, भेंट समझ लो, ये मिझारी, शिल्पियों और जागीरियों से वसूला जाता था। गोरखा काल में जो कठुआ ब्राह्मण थे वो दास होते थे, जबकि विचारी, न्यायाधीश और ठाकुरिया पेंशन प्राप्त क्या होते थे, प्रधान अधिकारी होते थे। तो ये उसको ध्यान रखना कौन सा वर्ड क्या है। कार्मी बोला जाता था जो शिल्प कर्मी होते थे। दशहरा को ये लोग दशाई बोलते थे, जो अब दशहरा फेस्टिवल मनाते हैं उसे ये लोग दशाई कहते थे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।